हेलो बच्चों, सब बढ़िया है। तो आज हम देखेंगे थ्योरी का लास्ट लेस्ट चैप वीडियो होगा ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो धातुएं होती जो हमारी मेटल होती हैं उनको जो हमारी धातुएं होती हैं उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, समझ रहे हो, धातुओं के अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, या फिर ऐसे लिखो, धातुओं को उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये कैसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाई गई है, समझे। यहाँ पे ये लिखा है, ये भी ठीक है, और जो परिभाषा हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, मानक अपचयन विभव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाई गई श्रेणी को ही क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो 24 दी हुई हैं ये आपको क्रम से लिखना है। ठीक है बेटा जी, ये आपको क्रम से लिख लेना है आपको इन्हें। ठीक है, चलो। तो लिथियम जो हमारा होता है प्रबल अपतम अपचायक होता है। कौन सा अपचायक होता है? प्रबल अपचायक। और नीचे क्या होता है? प्रबल आक्सीकारक होता है। मतलब हम यूँ कहें, ऊपर से नीचे जाने पर जो आक्सीकरण का मान है वो अब क्या आक्सीकारक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तभी तो सबसे प्रबल अपचायक नीचे आ गया, समझ रहे हो। ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है तथा अपचायक क्षमता घटती है, समझ गए। और नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, तभी तो सबसे प्रबल अपचायक आया। ध्यान सुनो मेरी बात, नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, समझ गए। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये सब इनके जो यहाँ पे विभव का मान भी होता है, अपचयन विभव का मान भी होता है। अपचयन विभव का मान ऋणात्मक शुरू होकर नीचे धनात्मक तक, यहाँ पे सबसे अधिक धनात्मक होता है, यहाँ पे सबसे लिथियम का सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। बात समझ में? अपचयन विभव सबसे कम किसका होता है? लिथियम का। सबसे अधिक सबसे नीचे वाले का आ जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, काम की है। अब आगे देखो, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किस में बदल जाएगा? Li में। क्या हुआ? +1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो कौन सा विभव होगा? अपचयन विभव होगा, समझ गए। इसीलिए ऐसे इस तरह लिखे, ये सभी इलेक्ट्रॉन ले लेके न्यूट्रल होंगे। ये बुक में दिया होगा ऐसे, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको इनका क्या याद करना है? इनका क्रम याद करना है बस, किसके ऊपर कौन सा आता है। सवाल में यही काम देखा है। H2O के ऊपर इतने सारे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे 0 होता है। हाइड्रोजन जो होता है 0 है, तो हाइड्रोजन के ऊपर सभी ऋण वाले होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं, अब 17 पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन नीचे जितने 18, 19, 20 ये आएंगे सभी धन होंगे। और जैसे नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे ही धनात्मक का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन के ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही ऋणात्मक का मान बढ़ता जाएगा, समझ गए। ये चीज़ होती है, इसे नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न है, क्या एक जिंक के पदार्थ में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं? कुल मिला के ये होती है कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या जिंक के किसी जिंक का पदार्थ है उसमें क्या कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है? क्या इन दोनों क्रिया तो नहीं हो जाएगा? अगर ठीक है, वही चीज़ हमें देखना है। जो देखो, नहीं रख सकते क्योंकि Zn का मानक अपचयन विभव Cu से क्या होता है? कम होता है। अतः Zn Cu से अधिक क्रियाशील होता है। अतः कुछ समय पश्चात विलयन ZnSO4 का बन जाता है, ये अभिक्रिया हो जाती है। Zn अधिक क्रियाशील होता है, Cu कम होता है, इसलिए Zn Cu को हटा देता है। ये क्यों होता है? यहाँ पे देखो ना, अपचयन विभव का मान क्या होता है? Cu का, Zn का Cu से कम होता है। अपचयन विभव का मान कम होने का मतलब क्या है? ये ऊपर स्थित है, Zn क्या है? ऊपर स्थित है, Cu नीचे। ऊपर वाला ऋण होगा, ऊपर वाला कम होगा, नीचे जाने पर मान बढ़ता जाता है, समझे। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा होगा वो कम क्रियाशील होगा, जिसका जितने कम अपचयन विभव का मान होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। ये चीज़ याद रखना। मतलब जो धातु ऊपर स्थित होगी वो अधिक क्रियाशील होगी, जो धातु नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित होगी वो कम क्रियाशील होगी। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से हटा देती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना,
ठीक है, इसीलिए ऐसी अपक्रिया यहाँ पे होती है। चलो अगला देख लेते हैं। निम्न मानों के आधार पर वैद्युत रासायनिक धातु की अपचायकता का क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे देखो, इसका मान दिया अपचयन विभव दिया है के का, सिल्वर का दिया है अपचयन विभव, मरकरी का दिया है अपचयन विभव, मैग्नीशियम का दिया है और Cr का दिया है। तो इनके अपचयन विभव दिया है। अब देखो यहाँ पे अपचयन विभव का मान सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है बेटा जी बताओ? के का कम है ना सबसे कम, तो ये सभी इसका अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी। अपचयन विभव का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही अपचायक क्षमता घटती है। हमने अभी बताया है, जो सबसे ऊपर होता है उसका अपचयन विभव का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए वो सबसे अधिक अपचायक क्षमता वाला होता है। जैसे जैसे नीचे आते हैं अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है, अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है, तो क्या अपचायक क्षमता भी घटती जाती है। ऊपर से नीचे आने अपचायक क्षमता क्या होती है? घटती है, और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अपचयन विभव का मान बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, इसीलिए अपचायक क्षमता भी अपचायक क्षमता घटती जाती है। उल्टा है, ध्यान रखना, अपचयन विभव का मान बढ़ता है इसलिए अपचयन क्षमता घटती है। तो जितने कम होगा, जितने ऋणात्मक होगा उतने ज़्यादा अपचायक होगा, उतने ज़्यादा अपचायक क्षमता होगी उसकी। तो के की सबसे ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम का निगेटिव इसकी होगी, फिर Cr का है कम, सबसे कम Cr की होगी, फिर किसका है? मरकरी का Hg का है, Hg को होगी, फिर किसकी होगी? Hg भाग सिल्वर की होगी। ठीक है, यह क्रम हो जाएगा इनकी अपचायक क्षमता को। समझ गए ना आप लोग? अब ये वाला सवाल देख लो। एक सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, प्रकटित कीजिए यदि सेल का मानक विभव कितना है? इतना है। सेल समीकरण निम्न प्रकार, ये सेल समीकरण भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, Ni है, Ag है, Ag प्लस से Ag में बदल रहा है, Ni2 प्लस में। Ni का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। सिल्वर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है ना। ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है Ni में, सिल्वर में घट रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। जब अपचयन क्षमता का मान बढ़ता है तो वो ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है तो अपचयन। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, हमें पता है ये चीज़ पता है कि नहीं पता हमें? नट समीकरण, ऑक्सीकरण बटे अपचयन, ऑक्सीकरण बटे अपचयन, ये याद है ना। उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक। यहाँ पे उत्पाद में क्या है? आयन वाला लिखते हैं, क्योंकि सॉलिड वाला जो होता है उसका क्या होता है? उसका एक मान होता है, ये चीज़ पहले ही बताया हमने। यहाँ पे Ni2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? अपचयन में Ag का अपचयन हो रहा है ना, Ag प्लस अपचयन हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो सांद्रता है, सांद्रता का मान लिखा जाता है, यहाँ पे सांद्रता ही तो लिखी जाती है। तो सांद्रता इसकी इतनी है तो इतनी हो गई, सांद्रता इसकी इतनी है तो यहाँ पे इतनी हो गई। आगे इसमें बैलेंस में 2 लगा है, देखो इसमें Ag के, तो इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यह इसमें नहीं होगा कुछ भी। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, 2 ही तो हो रहा है। देखा भाई, तो 2 प्लस आया है, समझे बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन Ni ने निकाले, इसके प्लस आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो ये न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, तभी तो 2 Ag लगाया गया है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान वही n का मान है। n की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिए, आप सॉल्व करके देख लेना जो भी आएगा। ये आगे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सेल का मान पॉइंट में आएगा 0.815। ठीक बेटा, सॉल्व कर लेना आप। चलो अगला देखो। ये एक सेल अपक्रिया है। ये कैसी अपक्रिया है? सेल अपक्रिया है। में देखो Cr का क्या हुआ है? ये कौन सा विभव पहले बताओ? ऑक्सीकरण संख्या मान लो, ऑक्सीकरण विभव है यहाँ पे। और ये कौन सा विभव है? ये अपचयन विभव है। तो इसका ऑक्सीकरण विभव ये वाला उल्टा हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाता है ना। ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ तो अपचयन विभव बनाने के लिए बस कुछ नहीं, माइनस लगा दो। या फिर अपचयन विभव दिया हो, ऑक्सीकरण विभव बनाना हो तो कुछ नहीं, बस प्लस चिन्ह बदल दो, बदल जाता है फिर। क्योंकि हमारा जो ये फार्मूला होता है इसमें कौन सा विभव लिखते हैं? इसमें अपचयन विभव ही लिखते हैं। ऑक्सीकरण विभव दिया तो वो नहीं चलेगा, अपचयन विभव में बदलना पड़ेगा। समझ गए? बस कैथोड एनोड लिख देंगे। अब कैथोड में कौन लिखते हैं, एनोड में कौन लिखते हैं, हमें पता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण, कैथोड पे हमेशा अपचयन। ऑक्सीकरण यही तो हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या मान घट रहा है,
ऑक्सीकरण यही तो हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण यहाँ पे देख लो, Cr0 से Cr3+ में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण Cr का ही तो हो रहा है, ये 2+ से 0 पे जा रहा है। अब चाहे ऑक्सीकरण का मान घट रहा है, अब चयन हो रहा है, तो बस मान रख के हल कर लो, समझ गए। एक ये सवाल है, ये भी देख लेते हैं। और लगभग बेटा हम इसके सवाल अब नहीं लगवाएंगे, ये लेसन फिनिश होता है और फिर कल से नया लेसन बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। फिर इस सवाल के देख लेते हैं, अब इसके लास्ट टाइम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल। लगभग सभी हर तरह के न्यूमेरिकल हो गए। अब जो पेपर में आए भी होंगे ना प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में या अब के साल में, वो सब इसी तरह के न्यूमेरिकल आए हैं, ठीक है, हमने देखा है। तो उन्हें नहीं लगवाएंगे, लास्ट टाइम लगवा दिया जाएगा, रिवीजन जब करवाया जाएगा तो आप लोगों का। ठीक बेटा, चलो देखो फिर। $290 क्या दिया हुआ है, 290 केल्विन ताप पर मानक सेल का मान कितना दिया, कितने वोल्ट, 0.236 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया का मानक जिस ऊर्जा का वह साम स्थिरांक का क्या करना है, परिकलित करना है, जिसके लिए सेल अभिक्रिया ये है, या फिर 3+ से या फिर 2+ में बदल रहा है, I 1- से I में बदल रहा है। मानक गिब्स ऊर्जा हमें पता ही है क्या होती है, डेल्टा जी, मानक गिब्स ऊर्जा निकाली है ना, डेल्टा G0 n- F E0 सेल, यही होता है। E0 सेल का मान दिया है, F का मान हमें पता है 96,500 है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो एक मूल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही है। n हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पर कितने आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, समझ गए। बस सभी के वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी आ जाएगी, आ गई डेल्टा जी आ गई। तो हमें और क्या निकालना है बेटा जी, साम स्थिरांक निकालना है। साम स्थिरांक यहाँ पे k का मान निकालना है, हमें ये भी फार्मूला पता है, देखा था ना हमने, इसी से तो नट समीकरण बनाया था हमने, समझ आ गई बात। तो बस यहाँ पे डेल्टा जी का मान रख देंगे, k के वैल्यू निकालना है, ठीक है, k की वैल्यू निकालना है, सभी की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू हमें दी हुई है, r की वैल्यू हमें पता ही है, हमेशा फिक्स होती है 8.3 इतनी है ना, समझ गए। t की वैल्यू ये रखा है log10 और k रहने देते हैं log10k और सबको पक्षांतर कर लेते हैं, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, log10k का मान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, log10 का मान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। जो भी आएगा उसे उसके दोनों तरफ अच्छा फिर लाग ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाग लेंगे कि मान निकाल लेंगे जो भी आएगा, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, इतना पता होगा सभी को, ठीक है। यहाँ पे कोई प्राकृतिक लाग नहीं है, ये log10 वाला है ना, तो यहाँ पे ये देखो तभी तो गुणा किए हैं, प्राकृतिक लाग था, इतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log10 में बदल जाता है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी इसमें लाग के मान निकाल लेंगे इससे, ठीक, इसे नीचे भेज देंगे, कर लेंगे आप लोग, साल आ जाएगा। सेल विभव विभवांतर में अंतर आता है क्या पेपर में, चलो अच्छा देख लेते हैं। इसका मापन विभव मापी से होता है, इसका मापन वोल्ट मीटर से होता है, ये अंतर हो गया। इसका मान खुले परिपथ में है, इसका मान बंद परिपथ में करते हैं। या विद्युत वाहक बल के बराबर होता है या विद्युत वाहक बल से कम होता है, इतना याद रखना, बच्चों को पता ही नहीं होता है। सेल के विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है, विभव और विभवांतर में अंतर देख लो। इसका मापन विभव मापी द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसका वोल्ट मीटर द्वारा करते हैं। या खुले परिपथ में मापा जाता है या बंद परिपथ में, और यह विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है विभव का मान, या विद्युत वाहक बल से जो होगा कम होगा इसका मान, ठीक है, विभवांतर हमेशा याद रखना। तो ये लेसन भी हमारा ख़त्म हो गया, 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं, 10, 3, 13 नंबर का हमारा यूपी बोर्ड का काम हो चुका है। अगला लेसन फिर स्टार्ट करेंगे हम, वो भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो 18 नंबर बन जाएंगे, फिर अगला लेसन जो है शायद 4 नंबर का होगा। तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, लॉकडाउन में ही हम स्पीड में आपका सिलेबस चल रहा है। काम चोरी मेरे पास नहीं है, ठीक है, आप भी काम चोरी ना करें, मैं काम चोरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत फास्ट हमारा सिलेबस चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा होगा, रिवीजन भी हो जाएगी, इनफैक्ट मैं यूट्यूब पर रिवीजन भी करवा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो बनानी तो बंद करनी नहीं है, वीडियो बनती रहेंगी, मेरी पहले भी ख्वाहिश थी यूट्यूब पे पढ़ाने की। तो अगला लेसन विद्युत रसायन, सबसे बता दो, फैला दो, आग लगा दो, ठीक है, हर जगह
कि यूट्यूब पे हमारी क्लासेज अपलोड होंगी, बोर्ड पे होंगी, अगला लेसन बोर्ड से। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।